बात खेल में धर्म के घालमेल की। आज दोपहर 1:53 पर देश की सनातनी ब्रिगेड को एक जबरदस्त जीत मिली। सिर्फ एक फैसले से ऐसा खेल हुआ कि उनका सनातन का सूरज चमक उठा और बड़े बड़े उसके आगे नतमस्तक हो गए। शुरुआत एक तस्वीर और 8 चेहरों से मैं करने जा रही हूं। एस जयशंकर 6 साल से देश के विदेश मंत्री हैं। क्या उनकी जगह अब जगत गुरु राम भद्राचार्य दावेदारी कर रहे हैं ताकि विदेश नीति में सनातन का फ्यूजन ठीक तरीके से हो सके? कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री हैं। क्या उनकी कुर्सी पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की नजर जम गई है? दूसरे विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा हैं। क्या इनकी कुर्सी पर बीजेपी के संगीत सोम दावा करने जा रहे हैं? विक्रम मिस्री, आप जानते हैं, अक्सर देखा है आपने, देश के विदेश सचिव हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये राष्ट्रवादी जरा कम हैं? इनकी जगह महंत राजू दास विदेश सचिव होने चाहिए देश के, क्योंकि ये 4 लोगों के इस अघोषित विदेश मंत्रालय ने आज जो कर दिखाया, जो देश का घोषित और वैधानिक विदेश मंत्रालय नहीं कर सका। देश के खाते में राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत कराई है। इन सभी ने मिलकर इनका दावा शाहरुख खान को गद्दार बोल बोलकर बैकफुट पर धकेल दिया और बीसीसीआई से कहकर शाहरुख की आईपीएल टीम से एक बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करवाने में कामयाब हो गए। बीसीसीआई से शाहरुख खान के नाम बाकायदा ऑर्डर आया। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से बाहर कर दिया गया। उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी देख लो, बीसीसीआई ने यह ऑप्शन केकेआर को दे दिया। अब इन स्वघोषित विदेश मंत्रियों की बातों में बीसीसीआई ऐसा राष्ट्रवादी हुआ कि जी महाराज बोलकर ऑर्डर निकाल दिया। असली विदेश मंत्रालय से पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि भाई बांग्लादेश को लेकर हमारे देश की पॉलिसी है क्या, ये मैटर कैसे डील करना है। दरअसल एक बांग्लादेशी को आईपीएल टीम में लेने पर इन लोगों के तन मन में कितनी आग थी और शाहरुख खान को इन्होंने किस कैटेगरी में डाल दिया था, एक बार जरा वो देखिए पहले आप। मिस्टर केकेआर, उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। अगर हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, क्या वो हिंदू शाहरुख खान के नहीं है? देश का सबसे बड़े गद्दार है। इस खान गैंग का हिंदुस्तानियों, सनातनियों बहिष्कार करो। तो ये सनातनी ब्रिगेड, और इसका लॉजिक ये था कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है तो ऐसे में भारत में किसी बांग्लादेशी को खेलने के लिए कैसे बुला सकते हैं शाहरुख खान। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम में लेकर मोटा पैसा देकर आईपीएल में मौका देकर शाहरुख खान देश के साथ, देश के सारे सनातनियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये आरोप सनातनियों के 4-5 दिन से आप देख रहे हैं, इसी को लेकर जमकर शाहरुख का विरोध किया जा रहा है। बीसीसीआई को ललकारा जा रहा था कि वो इसमें कुछ क्यों नहीं करता, और बीसीसीआई भी ठहरा लकीर का फकीर। दबाव में आकर आज आखिरकार ऑर्डर निकाल दिया, और ऑर्डर भी बीसीसीआई ने बड़े चुपके से निकाला, जबकि सारा खेल बीसीसीआई ने किया। मतलब सारा किया धरा बीसीसीआई का था, यह भी समझ लीजिए आप। तो ये बीसीसीआई ने ऑर्डर आज चुपके से निकाला, वो तो शाहरुख खान की टीम केकेआर ने इसे पब्लिक डोमेन में डाला और बताया बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है। बीसीसीआई नियमों के अनुसार केकेआर को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भी देगा। अब कई घंटे के बाद शाम को बीसीसीआई के जो सचिव हैं उन्होंने एक बयान जारी किया। अब कितना बताया और कितना छुपा गए ये आप खुद सुनिए। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement.
सीधी सी बात तो यह है कि आखिरकार बीसीसीआई ने इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि क्यों खिलाड़ियों के पूल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने शामिल किया। वो खिलाड़ी जिनकी खरीद फरोख्त हो सकती है आईपीएल के लिए, उन्हें चुना तो बीसीसीआई ने ही। अब बोर्ड ने इससे कितनी आसानी से, कितने शातिर अंदाज में पल्ला झाड़ लिया, जैसे कुछ लेना देना है ही नहीं बोर्ड का। और इस तरह बांग्लादेश और शाहरुख खान के खिलाफ यह राष्ट्रवादी मैच जीत लिया गया। एक स्वघोषित विदेश मंत्रालय की बनाई सनातनी फील्ड पर बीसीसीआई ने आईपीएल शुरू होने से पहले ही बांग्लादेशी मुस्तफिजुर रहमान का विकेट उखाड़ फेंका। और इसके बाद की जो खुशी है, देखिए जरा। मिस्टर केकेआर, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर, अभी भी अगर आके बोले कि हाँ सॉरी मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए। शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है? ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व। शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं बीसीसीआई का, जिन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि उसको बाहर किया जाए। अब तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए शाहरुख खान को। तो ये आभार बीसीसीआई का व्यक्त कर रहे थे, कह रहे हैं बीसीसीआई ने निर्देश दिया है। इन भाई साहब को ये भी पता नहीं है कि चाहे खिलाड़ियों का पूल बनाना हो या फिर अगर फ्रेंचाइजी में कोई खिलाड़ी आ जाता है तो उसे हटाना हो, ये सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ही लेता है। खैर, अब हम बात करेंगे इस राष्ट्रवादी मैच के मैन ऑफ द मैच यानी बोर्ड की, बीसीसीआई की। सबसे पहले वो सूरतें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। बीसीसीआई में कौन और किस किस तरह के लोग हैं, जानिए जरा। सबसे पहले तो आप बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के बारे में जानिए, मिथुन मन्हास। खुद कभी टीम इंडिया तक भी नहीं पहुंच पाए, 18 साल डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेला है मिथुन मन्हास ने, लेकिन आज बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट हैं, देवजीत सैकिया इसके सेक्रेटरी हैं, प्रभुतेज भाटिया जॉइंट सेक्रेटरी है और ए रघुराम भट्ट इसके ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष है। तो इन चेहरों में से 2 ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेला है, लेकिन बाकी 2 ने सिर्फ क्रिकेट का मैनेजमेंट ही खेला है। कुल जमा ये है बीसीसीआई, सबसे कमाऊ दुनिया का क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट में कौन खेलेगा कौन नहीं, ये तय करता है बीसीसीआई। इसी ने तय किया कि अगर बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने दिया तो राष्ट्रवाद की भयंकर क्षति हो जाएगी, और इसी ने पहले खिलाड़ियों के पूल में मुस्तफिजुर रहमान को जगह भी थी। तो सब किया बीसीसीआई ने। अब देश तो सोच रहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बावजूद हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश चले गए, वहां की पूर्व प्रधानमंत्री के जनाजे में शिरकत की उन्होंने, वहां के भावी प्रधानमंत्री से उन्होंने बाकायदा मुलाकात की। तो इसका मतलब है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब जरूर हैं लेकिन टूटे नहीं हैं, खटास जरूर आई है लेकिन राजनयिक रिश्ते कायम हैं और बेहतर करना चाहते हैं हम रिश्ते बांग्लादेश के साथ। इसीलिए लगा कि मुस्तफिजुर रहमान का विरोध 2-4 दिन में ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अब देखिए, ये नहीं पता था कि बीसीसीआई के पंच परमेश्वर देश के असली विदेश मंत्री की बजाय स्वघोषित विदेश मंत्रालय को फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं पता था शाहरुख खान को गद्दार और देशद्रोही कहे जाने पर बीसीसीआई भी अपनी मुंडी हिलाने लगेगा, बिल्कुल नहीं पता था। तो राष्ट्रवाद का ये मैच, और इस मैच में शाहरुख खान के खिलाफ नैतिकता की भी गेंद डाल दी गई। लोगों ने कहा शाहरुख खान को जब पता था बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है तो एक बांग्लादेशी क्रिकेटर पर बोली लगाने की शाहरुख खान को क्या जरूरत थी? केकेआर को दूसरे क्रिकेटर्स नहीं मिल रहे थे क्या? अब बारी कुछ तथ्य, फैक्ट्स जानने की। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने जा रही हूं, देख लीजिए जरा गौर से। आपके लिए आसानी रहेगी, आगे कहीं बैठकर अगर आप इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो अपनी बात पुख्ता तरीके से आप रख पाएंगे।
बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या 18 दिसंबर को हुई। आईपीएल की बोली उससे 2 दिन पहले 16 दिसंबर को लगी। हालांकि ये कोई तर्क नहीं हुआ। इस पे कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा तो पहले से हो रही थी, क्या शाहरुख खान को तब नहीं दिख रहा था? 16 दिसंबर को जब बोली लगी तो उसमें बांग्लादेश के 8 क्रिकेटर्स रेस में थे। जी, एक नहीं 8। 8 के नाम मैं अब आपकी स्क्रीन पर आपके सामने रखने जा रही हूं। ये देख रहे हैं आप, सबके नाम आपके सामने हैं। इसमें लकी ड्रॉ सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान के नाम ही खुला, जिन्हें सबसे बड़ी बोली लगाकर शाहरुख खान की केकेआर ने खरीद लिया। बांग्लादेश के बाकी क्रिकेटर्स को आईपीएल की मंडी में उचित दाम नहीं मिले और ये जो मुस्तफिजुर रहमान है, इनके लिए सिर्फ शाहरुख खान की टीम ने बोली नहीं लगाई, बल्कि दिल्ली कैपिटल से लेकर सीएसके तक ने मुस्तफिजुर रहमान के लिए बोली लगाई। अब दूसरा फैक्ट, आईपीएल की नीलामी में मुस्तफिजुर रहमान की जो बेस प्राइस थी वो 2 करोड़ रुपए थी। इतना ही नहीं, शाहरुख खान की केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख की बोली लगाकर खरीदा, लेकिन शाहरुख पहले ग्राहक नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली कैपिटल्स ने 5 करोड़ 20 लाख तक की बोली लगा दी थी। चेन्नई सुपर किंग्स तो और आगे बढ़ गया था और करीब 9 करोड़ तक की चेन्नई सुपर किंग्स ने बोली लगाई मुस्तफिजुर रहमान के लिए, लेकिन केकेआर ने उससे और आगे बढ़कर 9 करोड़ 20 लाख की बोली लगा दी और मुस्तफिजुर को अपनी झोली में ले लिया। इसीलिए सवाल बनता है कि गद्दारी का आरोप सिर्फ शाहरुख खान पर क्यों? बाकी दिल्ली कैपिटल से लेकर सीएसके तक पर यह गद्दारी का आरोप क्यों नहीं लगा रहे? बाकी पर आरोप क्यों नहीं? जो जीत गया वही गद्दार, जो चूक गया वो गद्दार नहीं है क्या? बोली तो सभी लगा रहे थे। चलिए, सो कॉल्ड राष्ट्रवाद और सो कॉल्ड सनातनी चिंता की हम थोड़ी और बारीकी में अब चले जाते हैं। केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के शाहरुख खान अकेले मालिक नहीं है। निशाने पर भले ही शाहरुख खान अकेले हैं, लेकिन मालिक अकेले शाहरुख खान नहीं है। इसमें शाहरुख खान की हिस्सेदारी 55% है, जबकि 45% हिस्सेदारी जूही चावला और उनके पति जय मेहता की भी है। तो फिर देशद्रोह और गद्दारी का सारा इल्जाम अकेले शाहरुख खान पर क्यों लगाया जा रहा है? 16 दिसंबर को बोली जूही चावला की बेटी, उनके पति और केकेआर के एमडी और हेड कोच लगा रहे थे, ना कि शाहरुख खान और जूही चावला खुद। इसीलिए दूसरा पक्ष कह रहा है कि शाहरुख खान को सिर्फ इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि शाहरुख खान के नाम में खान है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो बीसीसीआई है, ये देश के असली विदेश मंत्री की नहीं बल्कि फर्जी और स्वघोषित विदेश मंत्रियों की सुनता है? ये बताने की कुछ और वजह भी है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलते हुए 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद से मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल में एंट्री की और तब से खेल रहे हैं। इसके बाद मुंबई इंडियंस से खेले, बाद के आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी खेले, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स से भी मुस्तफिजुर रहमान खेल चुके हैं। सवाल है, 16 दिसंबर को आईपीएल की बोली लगी थी, तब बीसीसीआई को बांग्लादेश की हिंसा का पता नहीं था। उसने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बोली में शामिल क्यों किया? उसने विदेश मंत्रालय से एडवाइजरी लेना क्यों जरूरी नहीं समझा? क्या बीसीसीआई बांग्लादेशी खिलाड़ियों से खुद दूरी नहीं बना सकता था? क्या इस देश का क्रिकेट बोर्ड इस देश की जनभावना से खुद को ऊपर और बड़ा समझता है? इसका जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई है। सवाल सारे बीसीसीआई से पूछे जाने चाहिए। और अब जब फैसला पलटा है तो क्या सरकार की बांग्लादेश नीति समझने की बीसीसीआई ने रत्ती भर भी कोशिश की है? थोड़ा दिमाग लगाया कि देश में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की एंट्री बैन तो करने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आगे इस पर अमल आप कैसे करेंगे? जनवरी शुरू हो गया है और अगले महीने आप जानते हैं 7 फरवरी शायद वो तारीख है जब आईसीसी का मेंस T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसमें भारत और श्रीलंका साझा मेजबानी कर रहे हैं और जो बांग्लादेश का पहला मुकाबला है वो 7 फरवरी को है, कोलकाता में है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान पर बांग्लादेश की टीम उतरेगी। दूसरा मैच 9 फरवरी को कोलकाता में इटली के साथ बांग्लादेश की टीम खेलेगी। तीसरा मैच 14 फरवरी को कोलकाता में इंग्लैंड के साथ बांग्लादेश की टीम को खेलना है और चौथा मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के साथ बांग्लादेश का होना तय है। तो बीसीसीआई क्या बांग्लादेश की टीम को भारत आने से रोक देगा? क्या बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएंगे? फैसला सरकार से पूछकर लेगा या फिर सनातनी ब्रिगेड से?
ज्यादा दूर नहीं है, वक्त ज्यादा नहीं है, फरवरी में ही होना है T20 वर्ल्ड कप, और इसी साल फिर अगस्त में टीम इंडिया को बांग्लादेश भी जाना है। 3 वनडे और 3 T20 खेलने हैं। उसका क्या होगा? इधर से बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की एंट्री रुकेगी तो क्या उधर से भारतीय क्रिकेटर्स की एंट्री नहीं रुकेगी? या फिर बीसीसीआई में बड़े अंतर्यामी लोग बैठे हुए हैं जिन्हें तो सब पता है जी कि बांग्लादेश से कब तक रिश्ते खराब रहेंगे और फिर किस तारीख से बांग्लादेश के साथ रिश्तों में फिर से चाशनी सी घुलने लगेगी। सब जानता है क्या बोर्ड? एक अपडेट मैं आपको दे दूं, इस वक्त बीसीबी यानी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसकी एक इमरजेंसी बैठक चल रही है जो आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर है। हालांकि अभी नहीं कह सकते कि बीसीबी भी बीसीसीआई की क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया देने जा रहा है क्या। बहरहाल खबर के अंत में उन विशेषज्ञों को भी देख सुन लीजिए जो दावा करते हैं कि वो विदेश नीति, राष्ट्रवाद, धर्म कर, खेलकूद सबके जानकार हैं। मैंने आज शाम को बहस में एक सवाल पूछा था, जरा उसकी एक क्लिप देखिए आप। मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। नाजिया, आपको पता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। जय शाह जी। सॉरी, जय शाह। जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर ठीक है, वो जय शाह नहीं है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। आप बताएंगे सुबुही, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? शिवम को आई एम श्योर पता होगा या गूगल करना पड़ रहा है। अतुल वासन भी नहीं है। मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर 3 मेहमान हैं और तीनों मेहमानों को जो इस तरफ आए हैं उन्हें ये नहीं पता कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है। और बीसीसीआई का प्रेसिडेंट मैं क्यों पूछ रही हूँ कौन है, क्योंकि ये सारे फैसले जो हैं वो बीसीसीआई की तरफ से किए गए। तो कौन खिलाड़ी आईपीएल में खेलेगा नहीं खेलेगा, सारे फैसले बीसीसीआई ने किए और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान। बीसीसीआई को लेकर किसी के मन में कोई सवाल नहीं और जो फैसला लेने के सारे अधिकार बीसीसीआई के पास। जब नाराजगी शाहरुख खान के खिलाफ बढ़ी तो बीसीसीआई ने खुद फैसला ले लिया जिसका अधिकार उसके पास था फैसला लेने का कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में नहीं खिलाएंगे। उसके लिए सब बीसीसीआई को थैंक यू बोल रहे हैं। कोई सवाल भी तो पूछ ले बीसीसीआई से कि बीसीसीआई ने पहले बांग्लादेश की खिलाड़ियों को पूल में रखा ही क्यों? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।